सी प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उच्चतर विमीय व्यू का, अर्थात हायर डायमेंशनल अरेज। तो हमारी रूपरेखा क्या है? पहले हम मूल अवधारणा देखते हैं कि उच्चतर विमीय व्यू होते क्या हैं। फिर मूल वाक्य विन्यास या संरचना, तत्पश्चात घोषणा एवं प्रारंभिक मान निर्धारण, अनुक्रमण, उच्चतर विमीय व्यू में अनुक्रमण अर्थात इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। फिर अक्षर व्यू एवं उनके गुणधर्म हम देखेंगे। तत्पश्चात कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स का हम अध्ययन करेंगे। तो एक दो विमीय या 2D व्यू क्या है? एक दो विमीय या 2D व्यू एक विमीय व्यूहों का एक वन डायमेंशनल एक विमीय व्यू है, अर्थात 2D व्यू एक डी व्यूहों का एक डी व्यू है। उसी तरह एक तीन विमीय या 3D व्यू 2D व्यूहों का एक डी व्यू है। इसी तरह एक ND व्यू n ऋण एक डी व्यूहों का एक डी व्यू है। वाक्य विन्यास देखते हैं 2D व्यू का, यानी 2 डायमेंशनल एरे का। सर्वप्रथम आंकड़ा प्रकार यानी डेटा टाइप, फिर कोई भी वैध नाम, और यहाँ पर हमें दो माप देने होंगे क्योंकि हम 2D व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये माप 1 और ये माप 0, ये पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। माप 1 और माप 0 पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा कि माप 0 और माप 1 तो हमने उपलब्ध करा दिया, लेकिन उन मानों को हमने निर्धारित नहीं किया, उनका मान निर्धारित नहीं किया है उन अवयवों का। तो यह संकलक पर निर्भर करेगा कि उनका माप क्या ले। हम उदाहरण में देखेंगे। दूसरी प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं, आंकड़ा प्रकार नाम माप 1 माप 0 और यह निर्धारण चिन्ह। इसके पश्चात यहां देखिए आप, ये सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म, इसके भीतर अन्य मानों की सूची विभिन्न युग्मों के रूप में सर्पाकार का कोष्ठक का युग्म, फिर ये एक और सर्पाकार कोष्ठक का युग्म। इसी तरह जितने आप चाहें उतने आप दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक सर्पाकार कोष्ठकों के युग्मों की संख्या इसके बराबर, माप 1 के बराबर होना चाहिए। और इन मानों की सूची, आंतरिक कोष्ठकों के युग्मों के भीतर मानों की सूची में कितने मान होना चाहिए? माप 0 के बराबर। यदि ये माप 0 4 है तो इसमें 4 अवयव होना चाहिए, इसमें 4 मान होना चाहिए, इत्यादि। तीसरे नंबर पर आता है आंकड़ा प्रकार नाम, वही स्थिति, माप 1 माप 0। और हम भीतर कितने भी मान रख सकते हैं, लेकिन प्रायः होना क्या चाहिए, इन मानों की सूची हम दे दें। हमें बस बाह्य सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म की आवश्यकता होगी, और आवश्यक रूप से ये होगा यहाँ पर भी होता है वो अर्धविराम। इन मानों की सूची में कितने मान होना चाहिए? माप 1 गुणित माप 0। तो जितने यहाँ पर इन मानों की संख्या है, ये जो हमने दिए हैं माप 0 और माप 1, इनका गणनफल जो होगा उतने मान हमें यहाँ उपलब्ध कराने होंगे। यदि हम कम मान उपलब्ध कराते हैं तो संकलक पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर वो क्या करे, ऐसी स्थिति में क्या करे। चौथे नंबर पर आता है, हम इस प्रकार से भी घोषित कर सकते हैं, आंकड़ा प्रकार नाम और बाएं से प्रथम माप हम चाहें तो ना दें, लेकिन ये माप 0 देना आवश्यक है। और फिर वही जैसे हमने द्वितीय स्थान पर लिखा था, द्वितीय रूप में लिखा था, आंतरिक सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म
और दो युग्मों के बीच में अल्प विराम। इस तरह से हम जितने हमें आवश्यकता है उतने हम लिख सकते हैं और इन मानों की सूची में मानों की संख्या माप शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ संकलक क्या करता है कि वहाँ यहाँ पे वो एक तरह से गणना कर लेता है कि ऐसे कितने मानों की सूची होगी, तदनुसार वो यहाँ पर उस मान को का मान निर्धारण कर लेता है। एक प्रकार से हम इस तरह से भी कर सकते हैं, आंकड़ा प्रकार, फिर नाम, और यहाँ पर हम न दें कोई मान, माप शून्य, और फिर वही एक युग्म का प्रयोग करते हैं सर्वप्रकार कोष्ठकों का, और उसके भीतर हम मानों की सूची हम उपलब्ध करा दें। और कितने मान होंगे, जितने भी की आवश्यकता है। यदि वो माप शून्य के गुणन के रूप में नहीं है तो बचे हुए मानों का मान, बचे हुए अवयवों का मान वह या तो शून्य ले लेगा या कुछ भी एक अनिश्चित मान होगा, वो हमें नहीं पता। अब यदि हम पूर्ण संख्याओं का निम्न 2D व्यू C में निरूपित करना चाहें, अर्थात हम ऐसे द्विविमीय व्यू को हम निरूपित करना चाहते हैं जिसमें हम प्रत्येक पंक्ति में 3 स्तंभ हैं, यानी हर रो में, प्रत्येक रो में 3 कॉलम्स हैं। तो हम उनके संख्या अनुक्रमण के अनुसार कैसे करते हैं? स्तंभ 0, स्तंभ 1, स्तंभ 2, और पंक्ति क्रमांक 0, पंक्ति क्रमांक 1, पंक्ति क्रमांक 2 और पंक्ति क्रमांक 3, क्योंकि गणना 0 से प्रारंभ होती है। तो अब यदि इसका हम निरूपण करना चाहें तो सी भाषा में हम कैसे कर सकते हैं? इंट, फिर एक स्पेस, और मान के चलिए कि इसका नाम ए है, इस व्यू का नाम ए है। इसमें कितनी रोज हो गए या पंक्तियां हो गई? इसमें 4 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है प्रत्येक पंक्ति में। तो हमें ये दिखाई देता है कि द्विविमीय है, 2 विमीय है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन स्मृति में ये रैखिक रूप से या एक विमीय व्यू के रूप में ही सुरक्षित रहता है, स्टोर रहता है, या हम उसे निरूपित करते हैं। सी प्रोग्रामिंग भाषा पंक्ति प्रथम आधारित है। पंक्ति प्रथम का अर्थ है रो मेजर, यानी स्मृति में, मेमोरी में प्रथम पंक्ति पहले सुरक्षित की जाएगी, उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति, उसके पश्चात तृतीय पंक्ति, और इस तरह से हम पंक्तिबद्ध होता है ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्मृति में हम 10 का मान कहाँ जाएगा? सर्वप्रथम 10 का मान इधर होगा सबसे पहले। उसके पश्चात पंक्ति 0 का स्तंभ 1, यहाँ पर स्तंभ 1। उसके पश्चात प्रथम पंक्ति का स्तंभ क्रमांक 2, अर्थात 30 इधर आएगा। इस तरह से यह रैखिक स्मृति में स्टोर होगा या सुरक्षित रहेगा। तो चलिए वही उदाहरण फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे अरे का नाम ए है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 4, और प्रत्येक पंक्ति में कितने स्तंभ हैं? 3। तो कुल अवयव कितने होंगे? 12। तो यहाँ से यहाँ तक आप गिन लेंगे तो ये 12 होंगे। अब हमारे लिए तो यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन रैखिक स्मृति में यानी लीनियर मेमोरी में कैसे ये सुरक्षित कर रहेगा या कैसे स्टोर होगा? यहाँ पर ये ए है और ये प्रथम स्थान है 0, अगला स्थान है 1 अगली पूर्ण संख्या के लिए, और अंतिम स्थान यानी 12वां स्थान, स्थान क्रमांक या अनुक्रमण क्रमांक, इंडेक्सिंग नंबर जिसको हम कह सकते हैं, वह 11 है। अर्थात कुल मिला के 12 अवयव हैं। अब देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह पंक्ति प्रथम रूप में काम करती है सी भाषा, अर्थात प्रथम पंक्ति स्मृति में पहले सुरक्षित की जाएगी। देखिए आप, ये प्रथम पंक्ति है तो ये प्रथम पंक्ति यहाँ आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति ये यहाँ से आ गई, ये देखिए हरे कलर में, हरे रंग में आई। फिर ये
तीसरी पंक्ति और उसके पश्चात चौथी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति। सो रैखिक स्मृति में प्रथम पंक्ति पहले सुरक्षित की जाएगी, उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, चतुर्थ पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति के स्तंभ अपने अनुक्रमण के अनुसार सुरक्षित किए जाएंगे। तो स्तंभ क्रमांक 0 पहले, तत्पश्चात स्तंभ क्रमांक 1, फिर स्तंभ क्रमांक 2। इस तरह से ये रैखिक स्मृति में सेव किए जाएंगे, सुरक्षित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पंक्ति क्रमांक 0, इसके तीनों स्तंभ, तत्पश्चात पंक्ति क्रमांक 1, उसके तीनों स्तंभ, लेकिन ए से 10 की दूरी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ की दूरी 0 है। इसी तरह अगले अवयव की दूरी प्रथम स्थान से 1 दूर है, फिर 2, फिर इस तरह से। ठीक है। अब हम एक 3 विमाओं का एक अरे देखें। मान लीजिए कि उसका आंकड़ा प्रकार इंट है, अर्थात पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर 3 माप हमें देने होंगे। तो मैंने वह विधि चुनी है जिसमें सबसे बाएं वाले का माप का मान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 2, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और प्रत्येक पंक्ति में 2 स्तंभ होंगे, अर्थात एक तल में, जिसे हम तल का नाम दे सकते हैं। तीसरी विमा क्या है, थर्ड डायमेंशन क्या है, उसको हमने तल बोल दिया। अंग्रेजी में आप उसको प्लेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितने मान हैं, प्रत्येक पंक्ति में 2 स्तंभ हैं और ऐसी 2 पंक्तियाँ हैं। तो 1 2 3 4, एक तल में 4 हो गए। तो अब ये 4 4 8 और 4 × 12, तो 12 अवयव हैं, अर्थात सबसे बाएं विमा का माप होगा 3। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 तल बने हुए हैं। अब चूंकि यह पंक्ति प्रथम है, तो देखिए प्रथम तल पहले सुरक्षित होगा रैखिक स्मृति में, उसके पश्चात द्वितीय तल, उसके पश्चात तृतीय तल। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर पीला और हरा रंग दर्शाता है प्रथम तल को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तल क्रमांक 0, तो यहाँ से यहाँ तक तल क्रमांक 0 होगा। ये उसके पश्चात तल क्रमांक 1, तो वो 4 अवयव उसके पश्चात लिखे जाएंगे, और अंत में तल क्रमांक 2, तीसरा तल। अब होता है इसमें कैसे है कि प्रत्येक तल पंक्ति प्रमुख है, पंक्ति प्रथम है। सो प्रत्येक तल में पहले पंक्ति क्रमांक 0, उसके पश्चात पंक्ति क्रमांक 1, और प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ क्रमांक 0, फिर स्तंभ क्रमांक 1। इस तरह से ही रैखिक स्मृति में सुरक्षित किए जाएंगे। तो यहाँ पर 10 की दूरी ए से 0 है और 80 की दूरी ए से 7 है स्मृति में। सो हमें देखने में लगता है कि 3 विमाएँ हैं, तो अलग से कोई रैखिक आयोजन होगा, किसी तरह से सेव किए जाएंगे, लेकिन ऐसा स्मृति में नहीं होता। स्मृति में रैखिक होता है, जैसे कि एक विमा का ये अरे हो। तो ये हमेशा याद रखिए, सी प्रोग्रामिंग भाषा पंक्ति प्रथम के रूप में सभी अवयवों को रैखिक स्मृति में सुरक्षित रखता है। अब हम कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स का अवलोकन करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर 2 विमाओं का एक व्यू घोषित किया है, जिसमें अवयवों का प्रकार पूर्ण संख्याएं हैं, अर्थात इंट है। व्यू का नाम है ए, और इसमें 4 पंक्तियां कह सकते हैं हम, और प्रत्येक पंक्ति में 3 स्तंभ होंगे, यानी 3 कॉलम है यहाँ और 4 रोज है। लेकिन इनके मानों का मैंने निर्धारण नहीं किया है, अर्थात संकलक चाहे जो भी मान वहाँ पर मान सकता है। और ये जो फॉर लूप बने हैं 2 नेस्टेड फॉर लूप जो हैं, वह इन पूरे 12 मानों का 4 पंक्तियाँ, प्रत्येक पंक्ति में 3 स्तंभ, अर्थात 12 अवयव, तो 12 मान यहाँ पर प्रिंट करेगा। इसके पश्चात एक मैंने बी नाम का व्यू घोषित किया है, उसका भी माप वही है। बाएं से जो प्रथम माप है इधर 2 विमीय व्यू में,
उसे हम कह सकते हैं कि रोज़ हैं या पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 3 स्तंभ है। तो इस तरह से हम घोषणा एवं निर्धारण कर सकते हैं। ये देखिए, एक युग्म हमने लिया सर्पाकार कोष्ठक का। यह प्रथम पंक्ति निरूपित करता है, यह द्वितीय पंक्ति निरूपित करता है, यह तृतीय पंक्ति निरूपित करता है, और यह चतुर्थ पंक्ति निरूपित करता है। और यह जिसे दाहिना सर्पाकार कोष्ठक है, क्लोजिंग ब्रेस बोलते हैं हम इन्हें। सो ये 12 अवयवों का 12 अवयवों का, जिसमें 4 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, पूर्ण संख्याओं का व्यू है, द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर भी ये फॉर लूप्स जो हैं ये पूरे 12 मानों को प्रिंट करेंगे, लेकिन चूंकि हमने प्रत्येक मान का मान निर्धारण कर दिया है, अतः वह यही प्रिंट करेगा। अगली पंक्ति में मैंने अगले कथन में यहाँ पर सी नाम का एक व्यू, द्विविमीय व्यू घोषित किया है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर हम इसकी गणना कर लें तो यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अवयव हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बाह्य विमा घोषित नहीं किया, उसका माप घोषित नहीं किया है। सो प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव, अतः कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 4। मान वही है, तो यह फॉर लूप भी वही मान प्रिंट कर देगा। अब मैं एक काम करता हूं कि इसको कुछ स्क्रॉल कर देता हूं। अब यहां डी है। डी में मैंने क्या किया कि बायां माप तो घोषित नहीं किया है, ठीक है, बायां माप मैंने घोषित नहीं किया है। और तो कितने होंगे? 3 स्तंभ हैं, लेकिन यहाँ देखिए यह मैंने कुल मिला के 11 मान ही दिए हैं। तो 12वां वह अपने आप मान लेगा, उसका मान निश्चित नहीं है। तो संकलित उसका मान क्या मानेगा हमें नहीं मालूम। तो ये मान तो वो निश्चित रूप से वही प्रिंट करेगा, लेकिन अंतिम मान के लिए वो कुछ भी मान सकता है। तो ये फॉर लूप भी वही काम करेंगे। अंतिम व्यू मैंने घोषित किया है 3 विमाओं का या 3 डायमेंशन का। यह भी पूर्ण संख्याओं का है। इसका नाम ई है और इसमें 2 स्तंभ होंगे प्रत्येक पंक्ति में। कुल 2 पंक्तियां होंगी, लेकिन किसमें? तृतीय विमा में, जिसे हम कभी कभी प्लेन कह देते हैं अंग्रेजी में, या तल कह देते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो तीसरी विमा, दाहिनी तरफ से तीसरी विमा में कितने अवयव होंगे? प्रत्येक विमा में, इसके प्रत्येक मान में 4 अवयव होंगे। और यहां पर मैंने मान घोषित नहीं किया है, तो कितनी विमा का मान क्या होगा यहां पर, यानी कितने तल होंगे यदि हम ऐसा कहना चाहें तो 4 अवयव यहां से निकाल लीजिए। तो ये 4, तो प्रथम तल में 4 अवयव, द्वितीय तल में भी 4 अवयव, और तृतीय तल में ये 4 अवयव, अर्थात 12 होंगे। लेकिन ये 3 विमाओं वाले व्यू के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें यहां पर क्या माप आएगा फिर? 3। अब हम जब अनुक्रमण करते हैं तो पंक्तियों में न्यूनतम मान क्या होगा? 0, और अधिकतम मान होगा 1, क्योंकि गणना 0 से प्रारंभ होती है। तो 0 और 1। इसी तरह स्तंभों में 0 और 1, और यहां पर क्या, इसका माप क्या है? 3। तो 0, 1 और 2, ऐसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां देखिए इस प्रिंट एफ में 1 1 1, तो तीनों वैध हैं, क्योंकि इसका न्यूनतम मान, सबसे बाएं विमा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम 2 होगा। तो ये 1 है, सीमा के भीतर है। इसी तरह पंक्तियां 2 हैं, 0 और 1, और तीसरी विमा बाएं से, अर्थात स्तंभ 0 और 1। तो इंडेक्सिंग फंक्शन हम इसे कहते हैं, ये जो लिखा है। तो हम किसी एक स्थान पर 1 1 1 कैसे पहुंचेंगे उस स्थान पर? क्योंकि ये
रैखिक स्मृति में ये सुरक्षित किया गया है। तो हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? जो भी आपका तल का अनुक्रमण क्रमांक है उसमें उसके पहले वाली विमाओं के माप का गुणन कर दें। अर्थात आई है तल क्रमांक, यानी यहाँ पर क्या है 1, तो 1 गुणित उसके पहले जो हैं दाहिनी तरफ जितने भी हैं विमाएं हैं उनका माप, यानी इधर ये 2 अनुक्रमण क्रमांक नहीं, उनका माप। तो यहाँ तो प्रथम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम? अनुक्रमण क्रमांक। अनुक्रमण क्रमांक गुणित उसकी दाहिनी तरफ जितनी भी विमाएं हैं उनका माप, अर्थात 2 गुणित 2 धन। फिर इसमें आ जाइए, इसका अनुक्रमण क्रमांक लिख देंगे हम यहाँ, उदाहरण के लिए जे है, और फिर उसके दाहिनी तरफ जितनी भी विमाएं हैं उनका माप का गुणन। तो यहाँ पे 1 ही है, उसका माप क्या है? 2, साइज 2 है, तो 2 गुणित 1 धन, और अंत वाला वो ऐसा का वैसे ही लिख देंगे, अर्थात के। तो क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 1 हो गया 4, धन 2 6, धन 1 7 7। तो यहाँ से 7वां स्थान, तो ये 0 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो वह 80 प्रिंट करेगा। अब देखिए ये उदाहरण, ये इसे हम अनुक्रमण फलन कहते हैं या अंग्रेजी में इंडेक्सिंग फंक्शन कह सकते हैं। इस तरह से 3 विमाओं का या 2 विमाओं का या 4 विमाओं का व्यू रैखिक स्मृति में कैसे विभिन्न मानों को प्राप्त करता है या एक्सेस करता है, उसके लिए अनुक्रमण फलन होता है या इंडेक्सिंग फंक्शन होता है। अब इधर देखिए, यहाँ पर सबसे बायां अनुक्रमण क्रमांक है 0, जो कि सीमा के भीतर है। दूसरा 0 1, तो ये 1 है, ये भी सीमा के भीतर है। लेकिन यह अधिकतम मान 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ 5 है। तो कई लोग, आप ये भी समझ सकते हैं, कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक त्रुटि है क्योंकि इस विमा के माप से बाहर है यह अनुक्रमण क्रमांक। लेकिन यदि हम इंडेक्सिंग फंक्शन यानी अनुक्रमण फलन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि होगा इसमें, तो आप देखिए यहाँ पर 0 गुणित 4, 0 गुणित 4 0 हो गया। फिर यहाँ हो गया 2 गुणित 1 2 और धन 5 7, यहाँ पे 7 मान आया, तो पुनः यह 80 ही प्रिंट करेगा, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 1 5, यह सीमा में है, यह सीमा में है और यह बाहर है। लेकिन क्या है, इसका मान हो जाएगा 4, 2 गुणित 2 गुणित 1 तो 4, धन 2 गुणित 1 4 2 6 और 5 11 11। आप देखिएगा तो ये अंतिम स्थान पर पहुंच जाएगा। नहीं, 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इसे 120 प्रिंट करना चाहिए। 11 है ना। लेकिन अंतिम उदाहरण में देखिए, यह सीमा के बाहर है, यह सीमा के बाहर है, यह सीमा के भीतर है और यह भी सीमा के बाहर है। तो अनुक्रमण फलन क्या परिणाम देगा? 15। तो यह कुल अवयवों की संख्या से अधिक है 15। तो इस स्थिति में संकलक कोई भी मान प्रिंट कर सकता है, ये त्रुटि नहीं है। संकलन ने जो भी मान माना है वह प्रिंट कर सकता है। अब देखिए, चलिए मैं इसको चलाता हूँ प्रोग्राम। अब आप देखिएगा, पहले इधर कर देता हूँ, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप, यह है एक प्रिंट कर रहा है ये। यहाँ पर ये सारे मान पूर्व निर्धारित नहीं है, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने ये प्रिंट कर दिया। ये देखिएगा आप, आखिरी में ये कुछ भी कर दिया। ये कुछ भी मान प्रिंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके मान हम निर्धारित नहीं किए हैं हमने। यदि इसको हम एक बार और चला दें, एक बार यदि हम इसको और चला देते हैं तो देखते हैं क्या मान देता है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये मान इसने कितना कर दिया, 154 कर दिया। ये मान पुनः वही ले सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कुछ भी मान हम इन पर निर्भर नहीं कर सकते।
अब देखिए दूसरा, यहाँ पे हमने पूरे मान दूसरे और तीसरे में हमने निर्धारित किए हैं। तो दूसरे में ये बी में, तो ये बी का प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए सारे मान वही प्रिंट करेगा ये जो हमने उपलब्ध कराए हैं। तीसरे में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे भी वही मान हमने किए हैं, उपलब्ध कराए हैं। तो यहाँ पे भी वह वही मान प्रिंट करेगा जो हमने उसे उपलब्ध कराए हैं। लेकिन ये तीसरे में, इसमें देखिए चौथे में डी के मान हमने एक मान कम उपलब्ध कराया है, तो उसके स्थान पर वह कुछ भी ले सकता है। यहाँ उसने 0 लिया है। हम फिर से यदि इसको रन करा दें तो देखिए क्या करता है। ये देखिए उसने अभी भी 0 ही लिया है। अर्थात इस व्यवस्था में, इस इम्प्लीमेंटेशन में संकलक के, वह इन परिस्थितियों में 0 मान मान रहा है, लेकिन आप उस पर निर्भर नहीं कर सकते, वो कुछ भी मान सकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आपको अंतिम दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये ई है जिसमें हम इसको यदि एग्जीक्यूट करें, ये देखिए इसने प्रथम प्रिंट में क्या किया, 780 प्रिंट करना था, तो यह इसने प्रिंट किया है 80। दूसरे उसमें भी उसे 80 ही प्रिंट करना था, उसने 80 प्रिंट कर दिया। तीसरे में अंतिम अवयव प्रिंट करना था उसे, तो ये देखिए उसने अंतिम अवयव 120 प्रिंट किया है। लेकिन यहाँ पर उसने अनिश्चित मान, रैंडम जिसे हम कह सकते हैं, वह प्रिंट किया है। अब आप पुनः इसको चलाकर देख लीजिए, उस स्थान पर उसने कोई अन्य मान कर दिया है। अब फिर से चला कर देख लीजिए, वो बदलते जाएगा। तो जहाँ पर हमने मान निर्धारित नहीं किया है, वहाँ पर वह क्या मान मानेगा, क्या मूल्य रखेगा, हमें उसका पता नहीं होता, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैंने घोषित किया है एक कैरेक्टर अरे व्यू str1 नाम का, यानी उसका आंकड़ा प्रकार कैरेक्टर है, अक्षर हैं, और उसका माप क्या है, 4। तो ये एक विमा का है। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम इस तरह से पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो वह प्रिंट करेगा, लेकिन क्या प्रिंट करेगा हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इन प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अक्षर का प्रारंभिक मान क्या है वह हमने निर्धारित नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने इसका माप दे दिया, लेकिन मान निर्धारण नहीं किया है, तो कुछ भी दे सकता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। इधर str2 नाम का एक कैरेक्टर का मैंने व्यू घोषित किया है, लेकिन माप नहीं दिया है। तो वह क्या करेगा, उसका मान निर्धारण, माप नहीं दिया लेकिन मान निर्धारण कर दिया, तो संकलक अपने आप इसमें से निकाल लेगा, मान लेगा, मूल्य इसका प्राप्त कर लेगा, जान लेगा कि इसका माप कितना होगा। ABCD, यहाँ 4 अक्षर हैं, तो इस व्यू का माप 4 होगा, लेकिन संकलक क्या करेगा, 5 स्थानों के लिए स्थान आरक्षित करेगा। ठीक है, 5 स्थानों के लिए। क्यों? क्योंकि अंतिम स्थान पर वह नल अक्षर यानी \0 को स्थापित करेगा, ताकि इससे पता चल सके कि यहाँ पर स्ट्रिंग या अक्षर श्रृंखला समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर वह ABCD पूरा प्रिंट करेगा। इस स्थिति में वह क्या करेगा, तृतीय स्थान यहाँ पर अक्षर व्यू 2 विमा का है। ठीक है, आंकड़ा प्रकार कैरेक्टर है, अक्षर व्यू 2 विमा का है। तो दाहिनी ओर जो विमा है यानी स्तंभ, इसमें 4 स्तंभ होंगे, और कितनी पंक्तियां होंगी, 1 2 3 4 पंक्तियां। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पर ABCD, तो ये 4 है, 4 स्तंभ है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 ही उपलब्ध कराए हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो वह अपने अनुसार उसको क्या कहते हैं, हम एडजस्ट कर लेगा। तो वहाँ पर कदाचित वह नल कैरेक्टर ही सुरक्षित करेगा, सेव करेगा या लिखेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने %C अर्थात हम एक अक्षर प्रिंट करना चाहते हैं। कौन सा? पंक्ति क्रमांक 0 और
स्तंभ क्रमांक 0, तो यह छोटा a, लोअर केस a प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पर हमने कहा है कि स्ट्रिंग प्रिंट करो, अक्षर श्रृंखला प्रिंट करो, लेकिन कौन सी? str3। और यह सिर्फ मात्र अक्षर प्रकार के आंकड़ा प्रकारों के लिए होता है, ऐसा कि हमने 1 दिया तो str3 1, तो प्रथम पंक्ति क्रमांक 1 अर्थात द्वितीय पंक्ति EFG। देखते हैं हम वो क्या प्रिंट करता है। यहाँ पर एक अक्षर, तो यह पंक्ति क्रमांक 0 से प्रारंभ करो, तो यानी यहाँ से, और 5, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? F। इसी तरह एक कैरेक्टर, एक अक्षर हम प्रिंट करना चाहते हैं 3 5, तो 0 1 2 3, और 5 में वो कहाँ जाएगा? 0 1 2 3 और 5 ये बाहर है, तो हम देखते हैं वो क्या प्रिंट करता है। फिर %S str3, तो ये यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। 0 से यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा और तब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक उसे नल करेक्टर ना मिल जाए। तो ABCD 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, जैसे ही आगे जाएगा उसे नल करेक्टर मिलेगा, वहाँ प्रिंट करना बंद कर देगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2 विमाओं का अक्षर व्यू घोषित किया है। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति में 4 स्तंभ कौन से? W X Y Z, ये। द्वितीय पंक्ति में 1 2, ये संख्याएं नहीं है, ये ASCII कोड है, अक्षर हैं 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति में। और तृतीय पंक्ति में कैपिटल A, ये नल कैरेक्टर डाल दिया मैंने जानबूझ के, बड़ा C और बड़ा D, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि मैं बोलता हूँ इसको कि स्ट्रिंग जैसे प्रिंट करो str4 0, यानी इसको प्रिंट करो, तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना चाहिए? 0 पंक्ति को प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा। W X Y Z 1 2 3 4 A यहाँ तक आएगा, ठीक है, लेकिन उसको स्मृति में नल कैरेक्टर मिलेगा तो वहाँ रुक जाएगा। तो C और D को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे अक्षर श्रृंखला की तरह str2 के लिए बोल रहा है, तो 0 1 2 यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा, यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको नल अक्षर मिल जाएगा तो वहाँ रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो, अक्षर श्रृंखला, लेकिन वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको नल कैरेक्टर मिल गया है। यह पूर्ण विराम की तरह कार्य करता है। अब इस स्थिति में मैंने यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर मांगा है 2 2, सो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? पंक्ति क्रमांक 2, अर्थात पहली पंक्ति ये है, दूसरी और पंक्ति क्रमांक 1 ये है और तीसरी पंक्ति ये है, अर्थात पंक्ति क्रमांक 2 जो गणना है 0 से प्रारंभ होती है, और अक्षर 2, तो 0 1 और 2, तो ये प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं हम क्या होता है। अब ये प्रोग्राम हम चला देते हैं। ये देखिए, तो प्रथम प्रिंट एफ के लिए उसने क्या किया? कुछ भी प्रिंट नहीं किया, अर्थात इस व्यवस्था में, इस सेटअप में, इस संकलक ने जो मैं प्रयोग कर रहा हूं वो उसने माना है कि हम जब भी अक्षर व्यू की घोषणा करें और मान निर्धारण ना करें तो वो स्पेस ले रहा है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे उसने प्रिंट एफ में क्या किया? देखिए आप, इसने चारों अक्षर प्रिंट कर दिए हैं, ये देखिए ABCD। तीसरे में उसने क्या किया? तीसरे में क्या आएगा? क्योंकि इसमें इसको बोल रहा है 0 0, तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया है A। अगले प्रिंट एफ में वो अनुक्रमण क्रमांक 1 निकालिए इसका, और वह स्ट्रिंग मांग रहा है EFG, तो उसने वह स्ट्रिंग प्रिंट कर दी EFG। क्यों? इसके बाद वो आगे क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि इसका माप तो हमने दिया है 4, लेकिन अक्षर उपलब्ध कराए हैं 3, तो चौथे को वह नल कैरेक्टर मान रहा है, ठीक है।
तो इसने प्रिंट कर दिया EFG और रुक गया। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर हम एक अक्षर मांग रहे हैं, 0 5वां, तो 0 1 2 3 4 5। तो देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, इसने F प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वह सीमा से बाहर जा रहा है, इस स्थिति में सीमा से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं 3 और 5, तो 0 1 2 3 5, ये इसके बाहर जा रहा है। तो इसने क्या प्रिंट किया है अभी तो इसने कर दिया प्रिंट U। अगली बार हम यदि फिर से चलाएंगे प्रोग्राम को तो क्या प्रिंट करेगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, देखते हैं, उसको उदाहरण देखेंगे हम बाद में। ये प्रिंट क्या कर रहा है, STR3, अर्थात 0 1 2 3। तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, ये कर रहा है 0 5 तो निकल गया, ये एक कैरेक्टर मांग रहे हैं हम, 3 और 5। तो 0 1 2 3 और 5 में कहाँ जाएगा, STR3, ये कहीं बाहर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये 0 5, तो यहाँ पे तो इसने कर दिया 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो उसने प्रिंट कर दिया एक कैरेक्टर F, इसके बाद इसने कर दिया ये U। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे क्या किया, STR3, यानी यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। इस स्थिति में देखिए, फिर से बताता हूँ, इस स्थिति में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है वो, 3 और 5 तो बता दिया आपको, 0 1 2 3 और 5 कुछ आर्बिट्रेरी करेगा। यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, अक्षर श्रृंखला, कहाँ से, STR3 यानी इसके प्रारंभ से। तो कहाँ तक प्रिंट करेगा वो, ABCD तो प्रिंट कर दिया उसने लोअर केस, और EFG भी प्रिंट किया, लेकिन हमने यहाँ माप 4 दिया है, लेकिन उपलब्ध कराए हैं 3 अक्षर। तो चौथे के लिए उसने नल कैरेक्टर माना है, तो वहाँ पर जाके वह रुक जाएगा। तो ABCDEFG प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, इसने ABCDEFG प्रिंट कर दिया। यहाँ पर द्विविमीय अक्षर व्यू में यहाँ पर हमने मांगा है 0 स्ट्रिंग अक्षर श्रृंखला, यहाँ से तो कितना प्रिंट करेगा, यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ कर देगा, WXYZ प्रिंट करता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको स्मृति में नल कैरेक्टर मिलेगा वहाँ रुक जाएगा। तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, WXYZ 1 2 3 4, इतना। तो देखिए आप, यहाँ पर उसने उतना ही प्रिंट किया है, 4 और A, यहाँ तक प्रिंट किया उसने, और नल कैरेक्टर पे आकर रुक गया। इस स्थिति में क्या करेगा वो, STR42 ऐसा लिखा है हमने, तो यहाँ पे द्वितीय पंक्ति से प्रारंभ करेगा, अनुक्रमण क्रमांक 2 है जिसका, यानी 0 1 और 2। तो कहाँ से प्रारंभ करेगा, तो देखिए इसको थोड़ा साफ कर दूं, 0 पंक्ति कौन सी है, ये 4 अक्षर, अगली पंक्ति कौन सी है, 1 2 3, और ये भी है। तो उसके बाद यहाँ से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा, लेकिन उसको नल कैरेक्टर मिल गया। तो हम चाह रहे हैं कि पूरी स्ट्रिंग, पूरी अक्षर श्रृंखला अनुक्रमण क्रमांक 3 वाली प्रिंट हो, यानी A नल कैरेक्टर, C और D ऐसे होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये नल कैरेक्टर है जो कि पूर्ण विराम की तरह कार्य करता है, इसलिए वह सिर्फ A प्रिंट करेगा, जो कि इसने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम अगली प्रिंट एफ में सिर्फ एक अक्षर चाह रहे हैं, 4 2 2। तो देखिए इसमें अधिकतम इसका मान क्या होगा, 0 1 और 2। ठीक है, लेकिन हम 4 बोल रहे हैं। ठीक है, STR4 इसका नाम है, और ये 2 पे है, तो 0 1 और 2, तो 2 है और 2, STR4 का 2, स्तंभ क्रमांक 2, तो 0 1 2। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये अंतिम पंक्ति में आ गए हम, उसका स्तंभ क्रमांक 2, 0 पे A है, 1 पे नल कैरेक्टर है, और 2 पर बड़ा C है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल C, जो उसने यहाँ पर कर दिया है। हम रैंडम के लिए उसके लिए करके देखते हैं, एक बार और चला देते हैं। तो ये देखिए, इसने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं किया, जिसके लिए हम कह रहे थे ना कि ये तो बाहर चला गया, 0 1 2 3 और 5, ये कहीं बाहर चला गया ये वाला, तो रैंडम करेगा प्रिंट, तो वह रैंडम ही प्रिंट कर रहा है। अब एक बार और प्रिंट कर दें, इसको हम चला दें, ये देखिए यहाँ गया, इसने फिर से नल कैरेक्टर लिया इधर पर। तो देखिए हम इसको एक काम करते हैं कि यहाँ इसको निशान बनाते हैं, या
इससे कर दे तो अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ इसने प्रिंट किया है, देखिए ये। अब यहाँ पे हम फिर से चला देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, स्पेस लिया इसने। फिर यहाँ पर स्पेस ही लेते जा रहा है वो। कई व्यवस्था, ये देखिए यहाँ पर 9 आ गया। अभी यहाँ आप देखेंगे, आप इस स्थान पर 9 आ गया। आप इसको एग्जीक्यूट करते जाइए, चलाते जाइए। वो फिर इसने सी कर दिया, इस बार फिर से चला दिया, फिर नल स्पेस ले लिया उसने, फिर स्पेस ले लिया, फिर स्पेस ले लिया। यदि हम थोड़ी देर बाद और चलाएंगे तो ये कुछ और भी ले सकता है। बाकी सारे मान निर्धारण किए हमने तो वह वही मान ले रहा है, लेकिन जो मान के लिए यह सीमा से बाहर जाता है तो क्या मान प्रिंट करेगा, क्या मान मानेगा, वह हम नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे इसने हैश का सिंबल ले लिया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षर व्यू में भी जो मान हमने निर्धारित नहीं किए हैं वह मान वो कुछ भी मान सकता है। और एक बात और कि यदि हम कोई अक्षर श्रृंखला में प्रिंट करना चाहें तो वह तब तक ही प्रिंट करेगा जब तक स्मृति में उसे नल कैरेक्टर न मिल जाए। और एक बात और, इस तरह से हम सिर्फ, यदि 2 विमा का है, सिर्फ अक्षर व्यू के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अन्य आंकड़े प्रकार के लिए इस तरह से कि हमने व्यू का नाम दे दिया और एक ही विमा का अनुक्रमण क्रमांक उपलब्ध कराया तो अपने आप ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अक्षर श्रृंखलाओं के लिए ही यह विधि वैध है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनाएं, अर्थात स्ट्रक्चर्स। 2 प्रकार होते हैं, स्ट्रक्ट और यूनियन। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।